नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे, हम जब योगाभ्यास करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का पालन करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि योगाभ्यास के समय क्या क्या दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं योगाभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो किसी भी टाइम पे हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, खाली पेट करना है कि भरपेट करना है, तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो इसके लिए योग में कुछ दिशा है, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सबसे अच्छा टाइम क्या होता है या सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है योगाभ्यास करने के लिए, है ना। आजकल लोग क्या करते हैं कि हम डेली रूटीन में सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो कभी कोई दोपहर में कर लेता है। आजकल ये चलन चल चुका है, तो कई लोग क्या करते हैं कि दोपहर में भी योगाभ्यास करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्या है कि ऋतु और समय के अनुसार हमारे बॉडी का क्या है, प्रकृति बदलता है, नेचर बदलता है। 3 प्रकृति होती है, त्रिदोष कहे गए हैं, जिसको क्या कहा गया है, त्रिदोष कहा गया है ना। तो त्रिदोष जो कहा गया है, वात पित्त और कफ। त्रिदोष किसको कहा गया है, वात पित्त और कफ। तो वात पित्त और कफ की अगर हम बात करें तो हमारे समय के अनुसार में वात पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं, ठीक है। जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो आप लोग सुने हो कि मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, जूस पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, है ना, अंकुरित खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे शरीर में सुबह के टाइम पे ना कफ प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है, कफ। ये कफ वाला जो धातु है, जो दोष है, ये सॉरी धातु नहीं बोल सकते, ये दोष है एक तरीके से। हालांकि ये त्रिदोष तो कब कहे जाते हैं, ये वात पित्त कफ आयुर्वेद में मेंशन है कि हमारे शरीर को बांध करके रखता है, हमारे शरीर को बना करके रखता है। पूरे अच्छे तरीके से शरीर को काम करने के लिए ये तीनों का होना बहुत आवश्यक है। कफ आपको पता है, पहले हम वात पित्त कफ को ही जान लेते हैं, उसके बाद में दिशा निर्देश को जानेंगे। तो वात पित्त कफ किससे बना हुआ है, पंच तत्व से बना है, पंच तत्व से बना है। ये क्वेश्चन आ सकता है वात पित्त कफ के बारे में। कई क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो सिलेबस से हल्का सा बाहर से भी है, जैसे उसमें पतंजलि योग सूत्र आपके में मेंशन नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस पिछले बार ये आया हुआ है पतंजलि योग सूत्र का, है ना, तो उसको भी मैं बताऊंगी। तो ऐसे ही ये पंच तत्व से क्या बना है, वात पित्त कफ, जो आयुर्वेद में मेंशन किया गया है। तो देखिए वात, वात क्या है, वायु। वात क्या है, वायु। और ये वात किससे बनता है, ये वात बनता है आकाश प्लस वायु का मिश्रण, वात कहलाता है, ठीक है। दूसरा है पित्त। पित्त कैसा होता है, जब एसिडिटी हो जाती है ना, तब पित्त बनता है। तो कैसा होता है, उसमें थोड़ा जलन होती है। तो उसमें अग्नि तत्व और जल तत्व, लिक्विड फॉर्म में भी होता है वो, लेकिन जलनशील टाइप का भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl गैस। ज़्यादा मात्रा में जब सिक्रीट होता है और हम प्रॉपर खान पान नहीं रख पाते तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आती है ना। तो जो पित्त होता है ये अग्नि तत्व और जल तत्व का मिश्रण होता है। और जो कफ है, कफ कैसा होता है, जब हमको जुकाम होता है, जैसे सर्दी होता है, तो क्या होता है, भारी भारीपन होता है। आप कफ को जब बाहर निकालते हैं तो वो चिपक जाता है, हाँ। तो उसमें क्या भारीपन, मतलब वो पृथ्वी और क्या होता है, वो स्मूथ होता है, चिकना होता है। तो क्या है, पृथ्वी और जल का मिश्रण कफ कहलाता है ना। तो ये हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन इन तीनों में कहीं भी बैलेंस बिगड़ जाए, संतुलन बिगड़ जाए, तो वो दोष के रूप में बाहर निकलता है ना। तो जैसे वात बढ़ जाता है तो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया रोग है, ये सब ऊपर उठते हैं। पित्त की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी है ना, एसिडिटी, या फिर ऐसे कोई एसिडिटी के साथ साथ में आप बोल सकते हो अल्सर। तो क्या करता है, बॉडी में हीट क्रिएट करता है, ज़्यादा गर्मी फेंकता है। माउथ अल्सर भी होता है ना, पेप्टाइड अल्सर भी होता है। तो अल्सर जैसे रोगों को जन्म देता है। और अगर कफ प्रधान हो तो सर्दी, जुकाम, अस्थमा, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए योगाभ्यास के लिए एक प्रॉपर टाइम बताया गया है ना, और प्रॉपर क्या ड्रेस बताया गया है, और प्रॉपर दिशा निर्देश भी बताए गए हैं। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों के एक और चर्चा करूंगी आप लोगों से। हमारे हठ योग हमने पढ़ा था ना, तो हठ योग में इसके बारे में बताया गया है।
हठ योग में इसके बारे में बताया गया है कि कैसा हमारा डाइट होना चाहिए, आहार होना चाहिए और कैसा टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए टाइम और स्टार्टिंग कब करना चाहिए। हठ योग में ना जो हमारे ऋतु बताए गए हैं जो भी, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि शरद ऋतु और बसंत ऋतु। यहाँ पर क्या होता है, जब शरद ऋतु आती है तो भी एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाता है और बसंत ऋतु आती है तब भी पूरा चेंज हो जाता है। तो कभी भी योगाभ्यास, जब कठिन योगाभ्यास स्टार्ट करें तो हमेशा शरद ऋतु और बसंत ऋतु में ही योगाभ्यास स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो ये हठ योग में मेंशन है ना। तो आगे देखते हैं, योगाभ्यास के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। योगाभ्यास के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व अभ्यास करना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, आराम से लेट नाइट सोते हैं, सुबह उठेंगे 8 बजे 9 बजे, योगा टीचर को बुलाएंगे और बोलेंगे योगा करेंगे योगा करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, हम तब तक हमारी बॉडी का नेचर बदल जाता है ना। तो नेचर कैसे बदलता है, कफ प्रकृति है सुबह के टाइम में, है ना। तो सूर्योदय के पूर्व आप उठेंगे तो खुद को ताज़ा महसूस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 से 6 बजे के बीच में उठ ही जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, अगर आप लोगों को जीवन भर निरोगी रहना है, तो कैसा उठना चाहिए, प्रातःकालीन जल्दी। और आजकल जल्दी का मतलब होता है 8 बजे, लेकिन हमको सुबह 3 बजे तो कोई उठ नहीं सकता, है ना, अभी के रूटीन में। तो हमको कैसा उठना चाहिए, कम से कम 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए, है ना। तो प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व अभ्यास करना चाहिए। अब कोई जॉब वाला है या कोई ऐसे हाउसवाइफ है जिनको नहीं हो पाता है फैमिली देखना, चीज़ें देखना, या और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो शाम के समय में भी योगाभ्यास कर सकते हैं, पर उसमें थोड़े नियम कानून अलग है, ठीक है। शाम के समय में आप करेंगे तो क्या है, खाली पेट होना चाहिए, 3 घंटे का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला आपको क्या देखना है कि प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व आपको अभ्यास करना है अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो। दूसरा है शौच आदि से निवृत्त होकर। देखिए आजकल सब बेड टी मांगते हैं, लोगों की आदत इतनी गंदी हो गई है कि बिना चाय पिए पेट साफ नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं जिन लोग बिना स्मोकिंग के भी पेट साफ नहीं कर पाते हैं। आदत है, शरीर है, क्या करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है उषा पान। क्या है, उषा पान। मैं अलग से आपको ये चीज़ बता रही हूँ, पेट साफ करने के लिए क्या होना चाहिए, उषा पान। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, कई कई जगह पूछा भी जा चुका है। तो उषा पान क्या होता है, आप रात भर तांबे के लोटे में पानी रखिए और सुबह उकड़ू बैठ करके आपको मुंह लगा करके उस पानी को पीना है बिना मुंह धोए। क्या होता है, हमारे सलाइवा में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो शरीर की शुद्धि, शरीर की सफाई करता है। तो जैसे ही आप पानी पीते हैं तो बैक्टीरिया कहाँ से, पूरा ईसोफेगस से होते हुए स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत से फिर वो मल को बाहर निकाल देता है। तो शौच आदि से निवृत्त होकर, आप शौच नहीं किए हैं, पेट साफ नहीं है, योगाभ्यास करेंगे, दाएं बाएं मुड़ेंगे तो क्या होगा भाई, आपका मल जिस जगह है वहां से तो दूसरे ऑर्गन में चिपकेगा ही ना, उनकी दीवारों पे चिपकेगा, फिर क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, फिर रोग पैदा हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमेशा फ्रेश हो करके, शौच से निवृत्त हो करके योगाभ्यास को अपनाना चाहिए। नहीं है तो सबसे बेस्ट है उषा पान। आप सुबह उठिए, हल्का आप चाहे तो गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा शरीर को क्लीन करता है। चाहे तो तांबे के लोटे में रात भर पानी रखिए और उसको उकड़ू बैठ करके सुबह पीजिए, 1 ग्लास कम से कम, है ना। तो वो क्या करता है, पूरे बॉडी को क्लीन कर देगा। जिनका नहीं होता है ना पेट साफ, वो करके देखिएगा, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका, ठीक है। फिर है स्नान के पश्चात योगाभ्यास करें। कई लोग क्या बोलते हैं, योग में तो पसीना आता ही है, स्वेटिंग आता है, फिर हमको नहाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, बिना स्नान किए योगाभ्यास करते हैं। देखिए हमारे शरीर में छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं, हमारे हाथों में, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जो एक तरीके से इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रक्रिया वो भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। तो जब हम सोते हैं या फिर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो रोम छिद्र सुस्त अवस्था में, तो जैसे हम नहाते हैं ना, तो शरीर में जैसे ही पानी पड़ता है तो क्या होगा, रोम छिद्र खुल जाते हैं। और रोम छिद्र खुल जाने से क्या होता है, प्रॉपर मात्रा में शरीर के जो टॉक्सिन्स है, शरीर में जो विजाती द्रव्य है,
जो बीमारियां पैदा करती है ना, तो वो सब धीरे धीरे पसीने से बाहर निकल जाता है, आपके शरीर को शुद्ध और क्लीन करने का काम करता है। तो हमेशा स्नान के पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है। अब सोचो जो नींद में है, आप खुद महसूस करके देखे होंगे कि एक व्यक्ति होता है जो सो उठ के कुछ काम करता है, तो उसका जो काम के प्रति एक्टिवनेस है कितना है, और एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, नहाने के बाद कुछ काम करता है, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो हमारे शरीर में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो स्नान के पश्चात ही योगाभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है आरामदायक ढीले ढाले सूती वस्त्र धारण करना चाहिए। आजकल योग को एक फैशन बना लिया लोगों ने, एकदम टाइट पहनते हैं, है ना। भाई आप हवा को अंदर जाने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? फिर तो ऐसा हो गया कि आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उससे इंजरी होने के चांसेस है। भाई योग मतलब क्या है? जो शांति और सुकून दे, जो दर्द दे, वो ऐसा योग नहीं होता है ना। तो जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, स्फूर्ति प्रदान करे, शांति प्रदान करे, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए? ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। जितना ढीला कपड़ा पहनेंगे उतना कंफर्ट होकर के आप आसनों को अभ्यास करेंगे। अब टाइट है तो कहीं से आप टाइटी को ऊपर खींच रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि योगाभ्यास के दौरान अगर टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमारी बेंडिंग अच्छी नहीं हो पाती। हम जो स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हैं या कोई आसन लगाना चाह रहे हैं तो कपड़ों की वजह से नहीं हो पाता है। तो ढीले ढाले आरामदायक और सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए? देखिए, सूती वस्त्र सबसे अच्छा है, जो हमारे पसीने को सोखता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, और वो क्या करता है, रोम छिद्रों तक वायु को पहुंचाने का काम करता है। तो सूती वस्त्र धारण करना चाहिए योगाभ्यास के दौरान। नेक्स्ट है शांत स्वच्छ वातावरण में योगाभ्यास करें। आजकल माहौल कैसा हो गया है, सब जगह सुबह से 6 बजे से ही आप देखोगे तो सब जगह कोलाहल, शोर शराबा, गंदगी, है ना। तो देखिए, आप योगाभ्यास करते हैं तो इसमें मेन क्या है, श्वास प्रश्वास का ध्यान दिया जाता है। तो श्वास प्रश्वास ध्यान देते हैं। अब बदबू में किसी को योगाभ्यास कराओगे तो क्या वो सांस प्रॉपर ले पाएगा? क्या घबराहट महसूस होगी? तो आपको प्राणायाम करना है या आसनों का अभ्यास करना है तो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ, मतलब साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए, जहाँ पर हवा चले, खुला हो थोड़ा सा, है ना। बंद कमरे में भी एकदम से नहीं करना चाहिए। और लोग तो आजकल भैया एसी में योगा करते हैं, एक्सरसाइज योग एसी में, क्या मतलब है बताइए आप, है ना। तो वो क्या है, बॉडी हीट करता है, वहीं से सारी ये प्रॉब्लम बीमारियां शुरू हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, आप चला कुछ और रहे हो, है ना। तो खुले स्वच्छ वातावरण में जहाँ पे ठंडी शीतल वायु, ताजी वायु चले, ऐसे जगह योगाभ्यास को करना चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त व समतल भूमि में योगा मैट, आसन या चटाई बिछाकर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। उपयुक्त और समतल भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि नहीं होनी चाहिए, बैलेंस नहीं बना पाएंगे, योगाभ्यास अच्छे से नहीं होगा, है ना। चटाई या फिर योग मैट, आजकल तो योग मैट सब पॉपुलर हो गया है, सबको मिलना शुरू हो गया है, या चटाई या चादर, आप किसी भी चीज का उपयोग करिए, लेकिन आसन के बिना योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे धरती जो है, जो पृथ्वी है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज को आप आसमान में फेंकते हैं तो वो उलट करके नीचे ही गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और योग अभ्यास जब हम करते हैं तो योग क्या करता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं ना, हमारे पैर के और ये नाखूनों में, उंगलियों में जो फिंगर टिप्स होते हैं, वो क्या करता है, लगातार एनर्जी ट्रांसफर करता है, लगातार एनर्जी को बाहर छोड़ता है। तो पृथ्वी उस ऊर्जा को ग्रहण ना कर ले, हमारे शरीर में ही वह ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए मैट या चटाई का उपयोग जरूर से जरूर करना चाहिए। इसके बिना योगाभ्यास करेंगे तो एक्सरसाइज तो होगा जरूर, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर मिलने वाला है, वो नहीं मिल पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है खाली पेट योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। अब सुबह उठ लिए और दूध वाली चाय पी रहे हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? दूध ऐसे ही हैवी होता है, और जिसको तो भाई एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है ना, उसको चाय छोड़ देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आदी हैं तो काली चाय का सेवन करें, या फिर वो हर्बल टी जो भी आते हैं,
है ना, उनका सेवन करें। लेकिन दूध वाली चाय जो है ना वो गैस और एसिडिटी को जन्म देता है। तो दूध वाली चाय सुबह पी लिए, योगाभ्यास करें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खाली पेट ही योगाभ्यास करें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। ठीक है, नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। अब कई लोग कैसे करते हैं, 2 दिन किए फिर शरीर, अब देखो शरीर क्या है, स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो दर्द करेगा ना। आप स्ट्रेचिंग करोगे थोड़ा बहुत तो दर्द होगा। तो 2 दिन किए, उसके बाद में ड्रॉप कर दिए, फिर 2 दिन किए, ड्रॉप कर दिए, तो उससे क्या होता है, रेगुलर नहीं हो पाता है प्रैक्टिस, तो शरीर में और भी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। आप मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, मसल टूट रहा है, अब बाद में फिर बंद कर देते हो, तो उससे क्या आपको ही तकलीफ होती है और शरीर जो आंतरिक गतिविधि है शरीर की वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो नियमित रूप से योगाभ्यास करना ही करना चाहिए। कम से कम आपको आधा से 1 घंटा डेली करना ही चाहिए योगाभ्यास। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है योगाभ्यास के पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं योगाभ्यास के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो योगाभ्यास के समय क्या क्या बात ध्यान रखनी, शांत शरीर व शांत मन से शुरुआत करनी चाहिए। आप भागे भागे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, आपका शरीर बिल्कुल हाँफ रहा है, मन विचलित है, मन में और भी थॉट्स चल रहे हैं, आप परेशान हैं, आप तनाव से मतलब तनाव है आपको, या फिर कोई भी ऐसा दिक्कत हो रहा है और आप अनकंफर्ट हो करके योगाभ्यास कर रहे हैं तो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कैसा होना चाहिए, मन एकदम शांत और स्थिर होना चाहिए, शरीर भी शांत स्थिर होना चाहिए। इसीलिए कोई भी जो योगा ट्रेनर होता है ना, योग कराने वाले जो शिक्षक होते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, पहले मंत्रों और प्रार्थनाओं से शुरुआत करते हैं ताकि हमारा शरीर अगर भाग में कहीं पे भटक रहा हो, हमारा मन भटक रहा हो, तो उसको एक जगह स्थिर ला सके, है ना। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, अपने मन को और शरीर को बिल्कुल शांत हो करके आपको योगाभ्यास करना है। नेक्स्ट है, योगाभ्यास के दौरान बेल्ट, घड़ी, चश्मा, चेन, मोजे आदि चीज़ों को दूर रखें। अब बेल्ट पहनते हैं, है ना, पुरुष ज़्यादा पहनते हैं बेल्ट, भाई लोग, या लड़कियां तो आजकल वो जीन्स पहन के भी आ जाती है। तो ऐसे कपड़े या ऐसे बेल्ट वगैरह ना पहने जिससे आपका जो कमर वाला भाग है वो टाइट बंधा रहे। आप खुद कंफर्ट हो, पहले तो योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे, दूसरा स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगी, और तीसरा जो ऊर्जा आपको मिलने वाली है वो नहीं मिल पाएगा। तो बेल्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, ढीले कपड़े ही पहने, बेल्ट वेल्ट को निकाल देना चाहिए ताकि प्रॉपर रूप से आप अभ्यास को कर सके, है ना। घड़ी पहनते हैं तो हैंड से रिलेटेड जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें चुभने का समस्या हो सकता है ना, चोट लगने का डर हो सकता है, तो यहाँ पर घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका चश्मा, है ना। तो चश्मा जो पहनते हैं तो कई हमारे एक्सरसाइज ऐसे हैं आंखों से रिलेटेड है, जैसे मान लो भ्रामरी प्राणायाम है या और भी है, तो या फिर हम लोग माउंटेन पोज वगैरह करते हैं, पर्वतासन करते हैं, तो उसमें क्या गिरने का डर है, उसमें चोट लग सकता है ना। तो चश्मा का भी उपयोग ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर के करें। और दूसरा, चश्मा जब हम पहने रहते हैं ना तो यहाँ पे मर्म पॉइंट्स होते हैं, उसमें भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के मर्म पॉइंट दबते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है ना। तो योगाभ्यास के दौरान बिल्कुल लाइट और बिल्कुल रिलैक्स होकर के करना चाहिए। नेक्स्ट है मोजे, सॉक्स नहीं पहनना चाहिए, मोजे भी नहीं पहनना चाहिए, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार योगाभ्यास करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार, कई लोग बोलते नहीं मेरा तो टारगेट है ये आसन करना है, मेरे को रिकॉर्ड तोड़ना है। भाई शरीर साथ ही नहीं देगा तो आप कैसे रिकॉर्ड तोड़ोगे बताओ, है ना। तो शरीर पहले तो उम्र के अकॉर्डिंग हमारा शरीर होता है। छोटे बच्चों को आप जैसे तोड़े मोड़े उमुड़ जाते हैं, है ना। एडल्ट लोग थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और जिन लोग 30 के ऊपर हो गए हैं या 40 तक पहुंच रहे हैं या उससे भी ऊपर हैं, तो उनको आप बोलोगे एडवांस आसन लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो शरीर की जो प्रकृति है, शरीर का जो उम्र है, शरीर का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्षमता के अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए। जबरदस्ती और क्या करके झटके से कभी भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है झटके या जोर जबरदस्ती से अभ्यास ना करें। कई लोग एकदम करते हैं ना, जोर लगा करके योगाभ्यास करते हैं, फिर क्या होगा, इंजरी हो जाती है, किसी की नस खिंच जाती है, किसी को बैक का प्रॉब्लम हो जाता है ना, या फिर किसी को क्या होता है, ऐसा सीवियर इंजरी हो जाती है। कई बार हैंड स्टैंड वाला जब हम करते हैं ना तो पैर वैर में मोच आने की चांसेस रहती है। तो कभी भी झटके से किसी को योगाभ्यास नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको करना चाहिए। जबरदस्ती कभी भी इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट है योगाभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान दे, है ना। ठीक है, तो श्वास प्रश्वास की गति में क्या करना है, ध्यान देना चाहिए। देखिए बीपीएड में ना, बच्चे आप लोग तो बीपीएड किए ही होंगे, पीटीआई में डाल रहे हैं, तो बीपीएड में योग वाला एक आपका सिलेबस है ना, मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर में है। तो सेकेंड सेमेस्टर, बीपीएड के सेकेंड सेमेस्टर में योग का एक पेपर होता है, उसमें ना एक यूनिट में एक टॉपिक है कि शायद लास्ट यूनिट है, उसमें टॉपिक दिया गया है कि योगाभ्यास और व्यायाम में क्या अंतर है। व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हम लोग ब्रीदिंग का ध्यान नहीं देते, बट योगाभ्यास में क्या करते हैं, ब्रीदिंग का ध्यान देते हैं ताकि हमारे मांसपेशियां अच्छे से काम करें, नहीं तो पेन होगा बॉडी में, ताकि हमारा स्ट्रेचिंग लचीलापन बढ़े, ताकि हमारा मन और शरीर शांत होकर के उस अभ्यास को कर सके, है ना। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर झटके से और ये सब चीज़ों का अभ्यास नहीं करें, और श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, जब बॉडी आपकी बाहर की तरफ प्रसारित हो रही है तो सांस लेना है, और जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तब सांस छोड़ना है। तो कई अभ्यास में होल्ड करना पड़ता है और कई अभ्यास में आपको श्वास की गति को ऊपर नीचे करना होता है। तो जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं उसके अनुसार श्वास प्रश्वास की गति को बना करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है श्वास की प्रक्रिया नासिका से ही करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। भाई मुंह में तो फिल्टर नहीं लगा है, फिल्टर कहाँ लगा है, नाक से, है ना। तो नासिका से ही सांस लें ताकि छनन हो करके आप ताजी वायु, शुद्ध वायु को ग्रहण कर सके, और मुंह से ना लें। योगाभ्यास करते समय बातें करना, हंसना, बोलना ये अलाउड नहीं होता है, लेकिन आजकल लोग कुछ भी करते हैं, है ना। तो योगाभ्यास अगर प्रॉपर चाहिए आपको तो क्या करना चाहिए, नासिका से ही श्वास ले और नासिका से ही छोड़े, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्ट होता है। उस टाइम पे बातें करेंगे तो ऊर्जा हमारी उधर डाइवर्ट होगी, और दूसरी चीज़ आप हंसेंगे तो भी आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है या फिर आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें थकान या हाफना शुरू आप कर देते हैं, है ना। तो योगाभ्यास कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लाइट और बहुत स्मूथ तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट है सरल से कठिन अभ्यास की ओर आगे बढ़े, है ना। डायरेक्ट आपको कठिन अभ्यास नहीं करना है। हमारा शरीर एक उम्र के बाद धीरे धीरे क्या होता है, बोन हमारे जुड़ते चले जाते हैं, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। तो धीरे धीरे सरल चीज़ों का पहले अभ्यास करना चाहिए, जैसे सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करते हैं ना। स्टार्टिंग में जो भी बिगनर्स होते हैं ना, उनको धीरे धीरे छोटे छोटे आसन सिखाया जाता है। उसके बाद वो जब शरीर तैयार हो जाता है महीने भर बाद में, फिर उसके बाद में कठिन आसनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सरल से कठिन की ओर जाना है। डायरेक्ट आपको कठिन आसन टारगेट नहीं ले लेना है ना। फिर इंजरी होगा तो जीवन भर के लिए आप बेड पकड़ लेंगे। तो भाई डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर भी क्या सजेशन देते हैं, मरीज के अकॉर्डिंग दवाई सजेस्ट करते हैं ना, कि डायरेक्ट जा करके आपको हाई पावर की दवाई दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो योग अभ्यास भी एक तरीके से चिकित्सा पद्धति ही है। तो वहाँ पे भी आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आपको उसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट है योगाभ्यास के अंतिम में आराम या शवासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आप योगाभ्यास कर रहे हैं, शवासन नहीं कर रहे, तुरंत प्राणायाम कर रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं, तो क्या है, शरीर आपका रिलैक्स नहीं होगा। देखिए आराम और जो शवासन की मुद्रा है उसमें आप शरीर को बिल्कुल शिथिल करते हैं, बिल्कुल इतना लाइट छोड़ देते हैं कि आपका शरीर में जो भी तनाव दर्द रहता है सब दूर होता चला जाता है, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। तो इसीलिए योगाभ्यास के बाद में शिथिलीकरण का होना बहुत ज़रूरी है। शिथिलीकरण के बहुत सारे आसन हैं, अधवासन है, शवासन है ना, मकर आसन भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि योगाभ्यास कर रहे हैं, रक्त का संचार ऊपर नीचे हो रहा है उसमें, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए आपको आराम भी जरूरी है। तो वहाँ पर लास्ट में शवासन जरूर करना चाहिए, जरूर से जरूर, क्योंकि उसमें हम अपने शरीर के प्रति जागृत रहते हैं। हम जो डेली रूटीन में काम करते हैं ना, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, हमको खुद को नहीं पता है कि हम सांस कितना ले रहे हैं, सांस कितना छोड़ रहे हैं। हमको खुद को नहीं पता है कि हमारा शरीर कैसे कहाँ पे एक्टिव है। आप खुद अभी सोच रहे, अभी आप पढ़ रहे होंगे यहाँ से, या भी आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो आपका कौन सा ऑर्गन कैसा एक्टिविटी कर रहा है आपको खुद को भनक नहीं रहता है, हमको नहीं रहता है। तो शवासन वगैरह करने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसके प्रति हम जागरूक बने रहते हैं और शरीर को प्रॉपर रिलैक्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आसनों को क्रमशः कैसे करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पहले बैठा दिए, फिर उठा दिए,
फिर बैठा दिए, फिर उल्टा लेटा दिए, फिर सीधा लिटा दिए। तो ऐसा योगाभ्यास नहीं होता है। क्रमशः कैसे चलता है, पहले खड़े होने वाले जो भी आसन होते हैं खड़े होकर के, उन आसनों का अभ्यास पहले करवाना चाहिए। ये सीक्वेंस है कि आप पहले खड़े होने वाले आसन करिए, वृक्षासन है और क्या क्या है, वृक्षासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है ना, नटराज आसन है। इन आसनों को जो खड़े होकर के जो बैलेंसिंग वाले आसन है, उन आसनों का अभ्यास पहले कराना चाहिए। दूसरा में बैठ करके जो भी आप आसन कराते हैं, पश्चिमोत्तानासन है ना, और कौन कौन से आसन है, वज्रासन है, मत्स्येंद्र आसन है। तो जो भी आसन आप कराते हैं बैठने वाले, उसके बाद बैठने वाला सीक्वेंस में आसन कराइए, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। फिर पेट के बल लेट करके करने वाले चाहिए, पेट के बल है ना, पेट के बल लेट के करने चाहिए, फिर पीठ के बल लेट करके करना चाहिए, ताकि यहाँ से डायरेक्ट आप कैसे जाए, शवासन की ओर आगे बढ़ सके। ठीक है, उसमें पेट के बल में भुजंगासन, धनुरासन वगैरह आता है, और पीठ के बल में उत्तान पादासन, 90 डिग्री हलासन, ये सब चीज़ें एक्सरसाइज हम लोग या फिर योगाभ्यास इसमें करते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सीक्वेंस सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है योगाभ्यास का क्रम, कैसे आप स्टार्ट करते हैं। कई कई जगह मैंने देखा है कि पहले लोग प्राणायाम करते हैं फिर आसन कर लेते हैं, लेकिन भाई पुरानी जो किताबें हैं, पुराने जो बुक्स दिए हैं, उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है ना, कुछ तो साइंस रहा होगा जो ऋषि मुनियों ने किताबें लिखी हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रार्थना। ये क्वेश्चन आया था पिछले बार कि योगाभ्यास की शुरुआत कैसे की जाती है, तो कैसे की जाती है, शुरू में प्रार्थना से अब आपको शुरुआत करना है। तो सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। आप जो भी मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, योग मंत्र बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः जो भी मंत्र हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना से योगाभ्यास का शुरुआत करना चाहिए, ताकि हमारा मन अगर कहीं भटक रहा हो, हमारा शरीर स्थिर ना हो, तो जैसे ही हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर एक जगह स्थिर हो जाता है, मन भी उस स्थान पर स्थिर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा सूक्ष्म व्यायाम, देखिए वार्म अप बोलते हैं इसको, वार्म अप बोलते हैं ना, वार्म अप मतलब बॉडी को गर्म करना। डायरेक्ट आसन तो लगाएंगे नहीं, तो गर्म करने के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, पवन मुक्तासन भाग 1, 2, 3। एपीएमबी एक बुक है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, एपीएमबी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बुक है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। एपीएमबी जो बुक है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, इसका नाम है। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा सूक्ष्म व्यायाम दिया हुआ है। तो वहां पे क्या है, सूक्ष्म व्यायाम को पवन मुक्तासन कहा गया है। शरीर में जो हवा भरी हुई है उसको कैसे आपको रिलीज करना है, तो पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन भाग 2 और पवन मुक्तासन भाग 3। तो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास पहले करना चाहिए, ताकि हमारे प्रॉपर एक एक जॉइंट खुल सके। देखिए सूक्ष्म व्यायाम में एक सीक्वेंस बना हुआ है। भाग 1 में क्या बताया है, जो पैर का अंगूठा है ना, पैर के अंगूठे, उंगली, फिर टखना, फिर घुटना, फिर आपका ये क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन, जहाँ पे जॉइंट जुड़े हुए हैं, फिर उस वहाँ से लेकर के आपको यहाँ पे कंधे, कोहनी, हाथ, उंगली, गर्दन का करना है, फिर आंखों का करना है। मतलब पूरे तरीके से प्रॉपर वे में जहाँ जहाँ जॉइंट्स को खोलने हैं उसका प्रॉपर उसमें अभ्यास बताया गया है। ठीक है ना, तो पहले हमको क्या करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम या फिर वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हमको दूसरे एक्सरसाइज की ओर आगे। फिर सूर्य नमस्कार। देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, तो लोग बोलते हैं 12 आसन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य नमस्कार में कितने हैं, सूर्य नमस्कार को 2 तरीके से करते हैं, है ना। मैं आप लोगों को कल फोटो दिखा दूंगी, पिक्चर दिखाऊंगी, सॉरी आज मैं नहीं हो पाया। सूर्य नमस्कार में ना, जब हम लोग 5वें नंबर पे जाते हैं, पहला प्रणाम आसन, फिर आपका क्या आता है, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, और 5वें नंबर पे दंडासन करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, दंडासन करते हैं, और कई लोग पर्वतासन करते हैं। तो जो लोग दंडासन करते हैं उनके लिए 8 आसन है, और जो पर्वतासन करते हैं उनके लिए 7 आसन है। तो सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, अलग अलग ऑथर में बताया गया है ना। तो सूर्य नमस्कार में टोटल 7 या 8, ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि जो 5वें नंबर की स्थिति में दंडासन का अभ्यास करता है तो उसके लिए 8, और जो 5वें नंबर की स्थिति में पर्वतासन अभ्यास करता है उसके लिए 7 आसन है। 12 क्या है, स्टेप है,
12 स्थिति होती है, आसन नहीं होता है। तो सूर्य नमस्कार में कितने 7 आसन हैं, मोस्टली मेरे ख्याल से 7 ही आना चाहिए। मैं कल एक बार आप लोगों को पिक्चर दिखा दूंगी और क्लियर करूंगी, ठीक है। और इसमें कितने स्टेप होते हैं, 12 स्टेप होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आसनों का अभ्यास। आसनों का अभ्यास करना है, उसके बाद में कैसे करना है, जो हमने पिछले वाले में देखा था, इस तरीके से आसनों का अभ्यास करना है, खड़े होकर के, बैठ करके, पेट के बल और पीठ के बल। तो सीक्वेंस में आप आसन का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, शवासन। शवासन कम से कम 2 से 5 मिनट का होना चाहिए, जिसमें आप शरीर के प्रत्येक अंगों को शिथिल अवस्था में छोड़ते हैं। शरीर के प्रत्येक अंगों को बिल्कुल लाइट छोड़ देते हैं, ताकि हमारे शरीर में रक्त का संचार बना रहे। इसके बाद हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम प्राणों का आयाम, जो प्राणों को, ऊर्जा को नियंत्रित कर सके, प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम का अभ्यास अपने शरीर और स्थिति के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। तो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उसमें और भी प्राणायाम हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ये सब कॉमन प्राणायाम है, हर कोई कर सकता है। जैसे शीतली, शीतकारी और भस्त्रिका और ये कपालभाति जो क्रिया है, इन सब के लिए एक दिशा निर्देश, एक नियम बंधे हुए हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो प्राणायाम का अभ्यास अपने शरीर की स्थिति, अपने शरीर का नेचर, इन सब चीज़ों को देख करके प्राणायाम का अभ्यास। फिर है मुद्रा बंध। हम लोग आते हैं ना, ज्ञान मुद्रा होता है, अपान मुद्रा होता है, तो मुद्रा बंध का अभ्यास करना चाहिए। बंध में आप जानते होंगे, जलंधर बंध होता है, उड्डयन बंध होता है, मूल बंध होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर बंध में क्या करते हैं, ऊर्जा को बांध करके रखते हैं, इनका अभ्यास करना चाहिए। फिर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। तो अलग अलग आप डे में अलग अलग मेडिटेशन चूज कर सकते हैं। कभी सविता ध्यान कर सकते हैं, कभी ओमकार ध्यान कर सकते हैं, कभी विपश्यना ध्यान कर सकते हैं, सोहम ध्यान कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स है मेडिटेशन के, उसको भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है शांति पाठ, ठीक है। तो शांति पाठ जरूर से जरूर करें, ताकि हमने जो ऊर्जा गेन किया है, हमने जो ऊर्जा अपने शरीर में ग्रहण किया है, उसको वहीं शिथिल कर सके। इसके लिए शांति पाठ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर योगाभ्यास के क्रम में इन सब चीज़ों को आपको अपनाना है। नेक्स्ट है योगाभ्यास के पश्चात क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए। योगाभ्यास के पश्चात तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। बीपीएड में भी बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, रनिंग करके आते हैं और पानी पी लेते हैं। भाई बॉडी हीट होता है, गर्म होता है, और तुरंत उसमें आप ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा, साइड इफेक्ट होगा उससे, है ना। तो तुरंत बात आपको पानी नहीं पीना है। और बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड है, तो ओनली 1 सिप आप पी सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ठंडा पानी आपको लेना नहीं है, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना रहे और मांसपेशियों में जो भी प्रसारण आकुंचन हो रहा है वो प्रॉपर होता रहे। योगाभ्यास के 20 से 30 मिनट बाद स्नान करें या भोजन ग्रहण करें। योगाभ्यास के 20 से 30 मिनट बाद, ठीक है। आप योगाभ्यास किए, भूख लगी, तुरंत हम खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा शरीर भी रिलैक्स हो जाए, शरीर को भी थोड़ा टाइम मिले, उसके बाद में आप खाना खा सकते हैं या नहा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाना होता है, अभ्यास किया तुरंत नहा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, हीट होता है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, हीट होता है ना, गर्म रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो बैलेंस नहीं बन पाता है, फिर वहाँ पे बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पहले क्या करना चाहिए, स्नान 30 मिनट बाद ही करें, आधा घंटा का थोड़ा सा ब्रेक ले ही ले, और भोजन भी वैसा ही करें। भोजन या फिर जो भी आप नाश्ता करते हैं या जो कुछ भी खाना चाहते हैं, तो कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। अन्य निर्देश और क्या हो सकते हैं, यदि किसी भी प्रकार का रोग हो तब चिकित्सक से परामर्श लेकर ही योगाभ्यास करना चाहिए। देखिए आजकल ना योग वेट लॉस के लिए और बीमारियों के लिए करते हैं, और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ अपने आप को मानता है वो नहीं करता है। जब तक उसके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तब तक वो योगाभ्यास करना नहीं चाहता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हार्ट की समस्या हो रही है, हाई बीपी, हर किसी को इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। इसके अलावा एसिडिटी, गैस, है ना, बैक पेन, साइटिका, ये सब जो प्रॉब्लम है ना, इसमें आप कोई भी योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं।
यही तो होता है, इसीलिए बोलते हैं जब आप जो भी योगा टीचर आप चूज कर रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के करिएगा। उसको पता होना चाहिए आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक बार एक मैडम ऐसी थी, वो बोले बैक पेन ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। बोले मैडम क्या 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 एक्सरसाइज करते? बोलते हम तो कपालभाति करते हैं। भाई आप सोचो, जिसको बैक पेन है और आप उसको कपालभाति कराओगे, कपालभाति में क्या करते हैं, सांस अंदर बाहर जा रही है, मसल्स ऑलरेडी बैक को प्रेशर दे रही है, स्पाइन को प्रेशर, क्या कभी बैक पेन ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जिस प्रकार आप बीमारियों के अनुसार मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, उसी प्रकार योग को भी लीजिएगा, है ना। किसी को भी आप सिखाएं या आप खुद भी अभ्यास कर रहे हैं तो उस बीमारी को पहले समझिए। अब किसी के बैक में पेन है और आप उसको दबा के एकदम फॉरवर्ड बेंड करा रहे हैं, बैक पेन बढ़ जाएगा, जिंदगी भर के लिए उसका स्पाइन खराब। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो कौन सा अभ्यास करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, पिछली बार क्वेश्चन में आया था। हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन पिछली बार का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें आया था कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो गर्दन के पीछे ऐसे दर्द होता है ना पीछे के साइड में, तो हम जब आसन को पढ़ेंगे ना, आपके सिलेबस में जो आसन दिया है तब मैं उसको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो कौन सा अभ्यास करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करें, किसी की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। और अगर नहीं कंफर्म है तो पहले ही मना कर दें, या आप भी कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके पहले ज्ञान ले लें कि कब करना चाहिए क्या नहीं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो तो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो आसन करना चाहो कर सकता है, लेकिन जो मरीज है, जो बीमार व्यक्ति है, जिनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उनको जबरदस्ती कोई भी चीज़ अभ्यास कराने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पेशलिस्ट है, कोई योग चिकित्सक ऐसा है जिसको ये सब चीज़ का नॉलेज है, पहले उनसे आप परामर्श ले लीजिए, उसके बाद में ही अभ्यास कराएं, ठीक। गर्भावस्था के दौरान योग स्पेशलिस्ट से चर्चा के उपरांत ही अभ्यास करें, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट होता है। प्रेगनेंसी में आप कोई भी योगाभ्यास ऐसे नहीं कर सकते, एक भी इधर का उधर हुआ तो कितना क्रिटिकल हो जाएगा उसका प्रॉब्लम, है ना। तो योगाभ्यास आप चिकित्सक से ही परामर्श ले, तभी उन चीज़ों में करवाएं। नेक्स्ट, मासिक धर्म के समय लड़कियां बोलती हैं कि हमको तो ये टाइम चल रहा है, हम तो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम तो योगाभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन ये अंधविश्वास एक तरीके का, आप कर सकते हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आप लोगों को दिक्कत होती है, दर्द की समस्या रहती है, जो भी ऐसा होता है प्रॉब्लम, उस टाइम पे हल्के व्यायाम और हल्के आप प्राणायाम तो कर ही सकते हैं, बैठे बैठे ही तो करना है ना। प्राणायाम मेडिटेशन कर सकते हैं और बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम आदि अभ्यासों को आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि इस स्थिति में नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस स्थिति में भी आप कर सकते हैं। आहार संतुलित व सुपाच्य होना चाहिए, जो अंगों को बल स्फूर्ति प्रदान करे। आजकल हम लोग का आहार कैसा है, जो जीभ को अच्छा लगे, जो हमारे जीवा को अच्छा लगे, हम वैसे आहार लेना शुरू कर दिए हैं, है ना। तो हमको ऐसा आहार नहीं खाना है जो जीभ को अच्छा लगे, ऐसा आहार खाना है जो शरीर के लिए सुपाच्य हो, हमारे शरीर को बल और स्फूर्ति दे। आप खा लिए चाउमीन मैगी और बोल रहे हैं शरीर में तो जान ही नहीं है, पेट तो भर गया लेकिन शरीर में जान नहीं है ना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें प्रॉपर क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन होना चाहिए। आहार के 6 घटक होते हैं, कितने, 6 घटक होते हैं। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ठीक है। इसमें के जो ऊपर के 3 है ना, ये अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं डाइजेशन के टाइम में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है ना। तो ऐसे ही ये तीनों क्या करते हैं, ऊपर वाले जो तीनों हैं ये अपने फॉर्म को चेंज कर देते हैं, और ये जो तीनों है ना, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये जिस फॉर्म में हम ग्रहण करते हैं उसको उसी फॉर्म में वो डाइजेस्ट हो जाता है।
तो हमारे शरीर में जब स्फूर्ति चाहिए, बल चाहिए, तो इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 6 घटक आपके भोजन में नहीं है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आपको प्रॉपर क्या नहीं मिल पाएगा, ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, है ना। तो संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, जिसमें ये 6 जो घटक हैं वो पूरे बैलेंस रूप में, बैलेंस तरीके से रहे। प्रोटीन ही प्रोटीन खा लिया तो फिर कैसे होगा बताओ, है ना। तो इसके लिए कैसा होना चाहिए, आहार संतुलित होना चाहिए, सुपाच्य मतलब जल्दी पच जाने वाला होना चाहिए। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब ले लिए, लेकिन आप कैसा ड्राई टाइप का ले रहे हैं खाना, जैसे सब्जियां, सूखी सब्जी, डेली सूखी सब्जी और चावल रोटी खा रहे हैं, है ना। आपने लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं लिया, दाल नहीं लिया, रस भरी सब्जी नहीं ली, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा, है ना। डाइजेशन होने के लिए क्या है, 32 बार चबाना चाहिए। तो आजकल प्रॉपर लोग कहाँ चबाते हैं, 32 बार नहीं चबाते हैं, है ना। उसको तो बस निगलना होता है और ऊपर से पानी अलग पी रहे हैं। तो देखिए, भोजन करते समय अगर आपको निगलने में परेशानी हो रही है तो ही 1 घूंट पानी पी सकते हैं, वरना भोजन के समय पानी नहीं पीना चाहिए। लोग तो लोटा भर भर के पानी पी लेते हैं। अरे भाई, जठराग्नि आपकी जली हुई है, प्रदीप्त हो रही है, और आप उसको बुझाएंगे पानी डाल के, क्या बुझाई तो रहे, तो भोजन पचेगा क्या, नहीं पचेगा, वो तो अपच हो जाएगा। आप जैसे चावल बनाते हैं, मान लो चावल चढ़ा दिए, अब बीच में गैस बंद हो जाए, पानी डाल दिया, चूल्हा में जल रहा है, चूल्हे में पानी डाल दिया, आधा चावल पकाया, तो पका होगा कि नहीं पका, उस चावल खाने योग्य है क्या, वो चावल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जो भोजन कर रहे हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में क्या है, जठराग्नि है, तो उसको प्रॉपर पचने देना चाहिए। इसके लिए बीच में जल का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे है अधिक शर्करा, नमक, तले भुने पदार्थ, जंक फूड आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। योगाभ्यासी को या फिर सामान्य जीवन में भी बाहर से, जैसे कई लोग ऊपर से नमक बहुत खाते हैं, दाल खा रहे तो अलग से नमक और मिर्च रखते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी हड्डी को गलाने का काम करता है। वो पक जाए तब बात अलग है। तो ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, मतलब बहुत मीठा, शर्करा युक्त और बहुत ही नमक, हाई बीपी को जन्म देगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें जब बढ़ जाएगी ना, हाई बीपी, डायबिटीज़, पता नहीं कौन कौन से रोग लेकर के आएगा। तो हमेशा ये सीमित मात्रा में होना चाहिए, है ना। भले आपको उबला खाना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन शरीर को तो अच्छा लगता है ना। तो शर्करा, नमक, तले भुने पदार्थ, है ना, तेल में बहुत ज़्यादा फ्राइड रोज खाते हैं, समोसा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, घर में रोज कई लोग इतना बना बना के खाते हैं और बाद में एक उम्र के बाद में बीमार पड़ के बैठ जाते हैं। अरे बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे खासे रिच फैमिली, इतना पैसा होने के बाद अपने शरीर को नहीं बचा पाते हैं। भाई, रोग तो कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो उसको अभी से क्यों ना हम लोग कंट्रोल करके रखें, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तले भुने पदार्थ, जंक फूड। आजकल बच्चे इतना जंक फूड खा रहे हैं, बड़े भी आजकल शामिल हो चुके हैं। तो जंक फूड खाने से भी क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस हमारा वीक हो जाता है। जो हमारे शरीर में पचाने के लिए बना ही नहीं है, उसको हम बार बार खाते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर इतना ही मन है चटपटा खाने का, तो आप अपने जो हरी सब्जियां हैं या फिर आप जो भी उपमा खाते हैं या कुछ भी ऐसा खाते हैं, तो उसमें ऐसा टेस्ट लाके आप खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जीभ तो चटोरा है, उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ताकि शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन बना रहे, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। तो इसके लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना। लोगों का दिनचर्या कैसा हो गया है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में सोते हैं। क्यों? आजकल फ़ोन आ गया है, आजकल रील आ गया है, टिकटॉक आ गया है ना। तो यहाँ तो पेरेंट्स भी गलती करते हैं, बच्चे तो हैं ही हैं, पेरेंट्स भी गलती करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैं आप बता रही हूँ आपको, 11 बजे तक सो जाना चाहिए, 8 से 10 बजे के बीच में हालांकि सो जाना चाहिए। भोजन 7 से 8 के बीच में कर ही लेना चाहिए, उसके बाद में आप 10 बजे तक सो जाए तो बहुत अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे। 11 बजे के बाद आप जब जगते हैं ना, तो शरीर में क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड ऐसा बना हुआ है 11 बजे से 3 बजे तक के बीच में, हमारा जो लीवर है, लीवर क्या करता है, रात में फंक्शन करता है। भाई 24 घंटे तुम जाग रहे हो, अपनी इंद्रियां काम कर रही है, अपनी सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है ना बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो क्या होता है कि लीवर क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, ठीक है। उसमें जो हार्मोन उसमें जो भी आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो क्या करता है, शरीर के अंदर जितने भी
विजातीय द्रव्य है, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको वो क्या करता है, क्लीन करता है और मल द्वार की ओर भेजने का काम करता है। आप खुद सोच के देखिए, जिस दिन आप रात को लेट सोते हैं, क्या सुबह पेट साफ होता है? क्या आप फ्रेश फील करते हैं? नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन जल्दी सो जाएंगे, उस दिन जल्दी उठेंगे तो बहुत लाइट फील होगा। आप खुद महसूस करिए उसको, है ना। तो आप करके देखिएगा कि हम जब लेट से सोते हैं तो हमारा शरीर भी वैसा ही पूरा एकदम सुस्त हो जाता है। आजकल लोग इसीलिए तो ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, शरीर में सुस्ती, है ना, गैस की प्रॉब्लम आए दिन बढ़ रही है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, जो काम है दिन भर में कंप्लीट करें। सुबह जल्दी उठ करके कर सकते हैं। बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, कोई वो नहीं है रात रात भर पढ़ते, सुबह उठ के पढ़े, है ना, उस टाइम पे जल्दी याद होता है। हमारे पेरेंट्स तो बचपन से सिखाते हैं कि हमको सुबह उठ करके रिवीजन करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, जल्दी सोना, जल्दी उठना चाहिए, है ना। अधिक से अधिक जल का सेवन। पानी की समस्या भाई बहुत बड़ी है। पथरी इतना प्रॉब्लम हो गया है आजकल, स्टोन का प्रॉब्लम किसी को भी हो जाता है, गॉल ब्लैडर में हो रहा है ना, किडनी में हो रहा है, नेफ्रॉन में फंस जा रहा है। तो पानी जितना पिएंगे शरीर उतना ही ज़्यादा फिल्टर होगा। भाई आप नाली को देखना, नाली में अगर कुछ चीज़ बह रहा है और पानी की मात्रा कम हो तो कचरा जाम हो जाता है, वहाँ पे क्या आते हैं, मक्खी मच्छर सरने आ जाते हैं कि नहीं आते हैं, फिर बीमारियाँ पैदा होती है। तो ऐसे ही शरीर में है, शरीर में जो हमारे जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, शरीर में जो भी चीज़ें बन रही है, शरीर में जो भी फंक्शन हो रहा है, तो टॉक्सिन्स तो आएंगे ही ना। डेली रूटीन में कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं हम लोग, डेली रूटीन में सांस ले रहे हैं, जो भी चीज़ें इंटैक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसको क्लीन करने के लिए क्या होना चाहिए, पानी। क्या है पानी, आप मिट्टी को भी छुओगे तो पानी से हाथ धोते हो, आप किसी भी चीज़ को छुओगे तो पानी को सबसे शुद्ध मान करके सभी हाथ धोते हैं उसी से, है ना। तो पानी ऐसा है जो हमेशा शुद्ध करने का काम करता है। तो शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इस पृथ्वी में पूरे क्या है 70% जल पाया जाता है ना, तो ऐसे शरीर भी है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है ना। पिंड मतलब शरीर, है ना। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और सब चीज़ों की मात्रा कम होनी चाहिए। हठ योग में भी बताया गया है, ठीक है। हठ योग में क्या बताया गया, मिताहार वाला एक टॉपिक है हठ योग में, हठ प्रदीपिका में मेंशन है कि अब अगर आप पेट को 4 भागों में बांट देना ऐसे, तो एक भाग में आपका क्या करना चाहिए, भोजन, है ना। क्या होना चाहिए, भोजन। आधा पेट, चलो आधा पेट क्या होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। और ये जल और ये वायु के लिए खाली रखना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, इतना भाग को भर लेते हैं, कितने को, इतने पूरे भाग को भर लेते हैं और जल के लिए थोड़ा सा भाग छोड़ देते हैं। अगर वायु नहीं होगा, स्पेस नहीं मिलेगा, तो भोजन का डाइजेशन कैसे होगा, है ना। तो भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जिनको भी क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा, आप पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छा खाइए, योगा अभ्यास करिए, जो नहीं करते हैं वो डेली रूटीन में अपना फॉलो करिए, और खाने पीने का ध्यान रखिए, समय से सोइए, समय से उठिए, वो ज़्यादा अच्छा है ताकि स्वस्थ रहे, बीमारी ना घेरे, बुढ़ापे में किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, है ना। तो इन सब चीज़ों का बात का ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें से आए हुए भी हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन परिभाषा का भी आया था, तो एमसीक्यूज हम तैयार करेंगे, आप लोगों को देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एमसीक्यूज भी देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन कौन से आसनों का प्रभाव कैसे कैसे है, क्या लाभ और हानि है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।